हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज वसंत भाग 3 का पाठ 14 अकबरी लोटा की पुनरावृत्ति करेंगे। अकबरी लोटा जो है आपको मैंने बताया था पिछली कक्षा में कि यह एक व्यंग से युक्त पाठ है, व्यंग प्रधान पाठ है। तो इस पाठ में एक लोटे को ऐतिहासिक लोटा बताकर उससे एक अंग्रेज़ से मोटा रकम जो है वसूल किया गया। और इसके पीछे कारण ये था कि जो पाठ के मुख्य पात्र हैं यानी कि लाला झाऊलाल, ठीक है। तो लाला झाऊलाल की पत्नी एक दिन उनसे कहती हैं कि उन्हें 250 रुपये चाहिए, जबकि जो झाऊलाल खाते पीते परिवार के थे, कोई उन्हें पैसे की कमी नहीं थी, परंतु इतना पैसा भी उनके पास नहीं था कि एक साथ उन्होंने कभी 250 रुपये देखे हों। उनके मकान में नीचे दुकानें थीं जिससे उनका 100 रुपये किराया आता था, और उनकी पत्नी के द्वारा एकाएक 250 रुपये की मांग किया जाना लाला झाऊलाल के लिए एक मुसीबत का कारण बन गई। वे चिंता में पड़ गए कि ये 250 रुपये उन्हें कहाँ से उनके पास आएंगे और वे पत्नी की मांग कैसे पूरी करेंगे। दूसरी ओर उन्हें ये चिंता थी कि वह तो उसने कभी पैसे मांगे नहीं थे, इतने पैसे वह मांग ली, और उसके साथ उन्होंने कहा कि यदि आप नहीं दे सकेंगे तो मैं अपने भाई से कहूँ। तो ये बात लाला को और बहुत बुरी लगी और उनको उनके सम्मान पे ठेस लगी, और उन्होंने उससे कहा, वादा किया कि वह 7 दिन के अंदर उसकी ये मांग पूरी करेंगे। अब वो 7 दिन मने आने वाला था, जिस दिन उनको ये अपने पत्नी के सामने उसकी मांग पूरी करने के लिए उतने रुपए रखने थे, और अगर नहीं रख पाते तो उनका जो है उनकी इज्जत दांव पे लग जाती। तो ये उहापोह उनके मन में चल रहा था। इसी अंतर्वेदना से, इसी अंतर्पीड़ा से उन्होंने अपने मित्र बिलवासी जी को अवगत कराया, और संयोग ऐसा था कि उस समय बिलवासी जी भी एकदम खाली हाथ थे, उनके पास भी कुछ नहीं था, कुछ पैसे नहीं थे। पर उन्होंने आश्वासन दिलाया, इनको आश्वासन दिया कि वे उन्हें किसी न किसी रूप से कहीं से मांग के उनकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और इतना आश्वासन दे करके वे चले गए। अब आज उनके आने वाला मतलब दिन बीतता चला जा रहा था, आज उनके आने का दिन था, जबकि उन्होंने वे मन में ये सोच रहे थे कि अगर वे ना आए तो, यदि उनके पास रुपए का उनके इंतज़ाम न हो कर पाए वे तो यही सब अपने मन में उनके दुविधा हो रही थी, और यही चिंता उन्हें सता रही थी। अचानक उन्हें प्यास महसूस होती है और वे अपने नौकर को आवाज़ देते हैं कि वह पानी उन्हें दे, परंतु नौकर के न रहने की हालत में उनकी पत्नी ने ही उन्हें पानी दिया। परंतु पानी लेकर के वे जो आई, वे ग्लास नहीं लाई, ग्लास में पानी नहीं लाई, बल्कि एक लोटे में पानी वे लेकर के आई। और लोटा भी ऐसा था जो कि बिलवासी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, यानी उसके आकार प्रकार के कारण बिलवासी जी उस लोटे को एकदम पसंद नहीं करते थे। परंतु वे कहें भी तो क्या कहें, क्योंकि उनको ये डर था कि वे अपनी पत्नी की मांग पूरी नहीं कर पाए हैं, तो अगर वह कहीं इस लोटे के बारे में कहें तो पत्नी अपना गुस्सा ना निकाल दे। कहीं ऐसा ना हो कि लोटे में खाना दिया तो बाल्टी में जानवरों की तरह लोटे में पानी दिया तो जानवरों की तरह बाल्टी में खाना लेके आए, यानी कि कुल मिलाकर के उनका अपमान करे। ये लाला झाऊलाल नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी उनका अपमान करे, और इसी कारण वे गुस्सा पीकर रह गए। गुस्सा पीना यानी अपने क्रोध को अपने मन ही मन दबा लेना। अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे। अब यही मतलब इसके आगे का भी है, थोड़ा सा इसके आगे का भी आपको बता देती हूँ अंश, कि वे जो है पानी पीने लगे। ज्यों ही उन्होंने पानी पीना शुरू किया,
तब से जो है लोटा जो उनके हाथ से छूट गया। और लोटा छूटते ही बड़े वेग से, तीव्र वेग से वह ऊपर से नीचे आ गिरा। नीचे आके आते वक्त वो दुकान का जो साइबान था, शेड थी जो दुकान की शेड, उसमें टकरा कर वह नीचे आ गिरा। और नीचे गिरते ही उसने एक अंग्रेज को सिर से पांव तक भिगो दिया। अब हम लोग आगे क्या होती है, घटना क्या घटित होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेखक कह रहे हैं कि लाला झाऊलाल मुसीबत के से मुश्किल से एक दो घूंट ही पिए होंगे कि जाने कैसे उनका हाथ हिल गया और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। उसने अपने वेग से उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का एक तरह का तारा है जो टूट करके आसमान से गिरता है और बड़ी वेग से वह नीचे आता है। तो कह रहे हैं कि उसकी वेग यानी गति, वेग का अर्थ क्या है, गति। उसकी रफ्तार यानी कि उस लोटे की जो नीचे आने की रफ्तार थी, वेग यानी कि गति, लोटे की जो नीचे आने की गति थी वह इतनी तेज थी कि जैसे लगता था कि कोई वह उल्का को लज्जित कर रहा है। यानी कि उल्का की गति तो तेज होती ही है, उससे भी तेज इस लोटे की गति थी। आंखों से ओझल हो जाना, आंखों से ओझल होना मतलब कि दिखाई न पड़ना। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ इजाद की थी। इजाद करना माने आविष्कार करना, किसी नए चीज़ की खोज करने को इजाद करना कहते हैं। इजाद यानी कि खोज। न्यूटन नाम के किसी व्यक्ति ने लेखक कहते हैं किसी न्यूटन नाम के खुराफाती व्यक्ति ने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के अंदर जो खींचने की शक्ति है, इस बात की खोज की थी। और यही कारण था कि ऊपर से गिरते ही लोटा सीधे नीचे की ओर चल पड़ा था। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अब जो है सारा कुछ इस समय लोटे के ही द्वारा किया गया, मतलब सारी घटना अब लोटे पर ही निर्भर थी। लाला को काटो तो खून तो बदन में खून नहीं। ये देखिए एक मुहावरा है, काटो तो खून नहीं, एकदम घबरा जाने को कहते हैं काटो तो खून नहीं। बहुत ज़्यादा घबरा जाने को क्या कहते हैं, काटो तो खून नहीं। यानी कि एकदम लाला जो है जब उनके हाथ से लोटा छूटा और सीधे नीचे गिरने लगा तो लाला एकदम इतना घबराए कि मानो काटो तो खून नहीं, यानी बहुत ज़्यादा घबरा गए। ऐसी चलती हुई गाड़ी में ऊंचे सी मंजिले से ऐसी चलती हुई गली में माने गली जो है बहुत ज़्यादा इंसान उस गली में आते जाते थे। चलती गली यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना था। ऊंचे तिमंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। लेखक कह रहे हैं कि 3 मंजिले के ऊपर से भरा लोटा, पानी से भरा लोटा जो नीचे गिरे, और वो भी सुनसान सड़क नहीं, चलती हुई गली, मतलब कि लोगों से भरी हुई, जो लोग आने जाने वाले लोगों से भरी हुई जो गली है, उसमें एक 3 मंजिले से पानी से भरे हुए लोटे का गिरना कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, साधारण बात नहीं है, हंसी खेल नहीं है, यानी कि कोई साधारण घटना न थी। यह लोटा न जाने किस अनधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अनधिकारी माने जिसका कोई अधिकार न हो। यानी कि यहाँ पे लेखक बात को थोड़ा सा अलंकारिक ढंग से कह रहे हैं कि किसी के मौत की खबर लेकर के किसी के घर ये जाएगा, ये लोटा मानो किसी के मौत का कारण बनेगा। मतलब इतने ऊपर से गिरने पे अगर सिर पे चोट आई तो इंसान की मौत भी हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि किस अनधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। काशीवास का संदेश मतलब मौत के मुंह में किसी व्यक्ति को ये ले जाएगा, इसका कोई ठिकाना
नहीं था। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लेखक कह रहे हैं कि अभी उनको ये सब अंदेशा ही हो रहा था, डर ही लगा था, लेकिन हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब तक लाला झाऊलाल ऊपर से दौड़कर नीचे आते, उसके पहले ही एक भारी भीड़, एक बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ उनके आंगन में घुस आई। मतलब कि अभी उनको डर इस बात का था कि निश्चित रूप से ये लोटा किसी को चोटिल कर देगा, किसी को घायल कर देगा, या किसी की मौत का दूत बनकर जा रहा है। ये सब अभी सोच ही रहे थे। तब तक क्या होता है कि लोटा ऊपर से गिरता है और एक भारी भीड़ जो है हल्ला करते हुए उनके घर में, उनके आंगन में घुस जाती है। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ है। नखशिख, नखशिख का अर्थ क्या है? नख मने नाखून और शिख मने शिखा। सिर से पांव तक भीग जाने को नखशिख से भीगा हुआ कहते हैं। ठीक है, नख मने पैर का नाखून और शिख मने सिर की शिखा। तो सिर पे जो शिखा होती है वहाँ से नीचे पैर तक भीग जाने को कहते हैं नखशिख से भीगा हुआ। मतलब कि उन्होंने देखा कि इस भीड़ में जो मुख्य पात्र है वह कौन है? वह एक अंग्रेज है, और वो अंग्रेज जो है नखशिख से भीगा हुआ है, यानी सिर से पांव तक भीगा हुआ है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। यानी कि उसके ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पाँव में चोट लगी है और एक पैर को वो हाथ से सहला रहा है और दूसरे पैर पे वह नाच रहा है, यानी कि लंगड़ा कर चल रहा होगा। ठीक है, तो उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर भी उन्होंने देखा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उसी के पास उन्होंने अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। ये जो 2 और 2 जोड़कर स्थिति समझना है, ये भी मुहावरा है। ठीक है, माने आगे पीछे की घटनाओं को उन्होंने जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद उन्होंने स्थिति को समझ लिया, भांप लिया कि स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि निश्चित रूप से वह लोटा जो है नीचे गिरा था, उस लोटे ने इस अंग्रेज़ को चोट लगाई है, और ये उसके पानी से ये अंग्रेज़ जो है भीग गया है। तो इन्होंने ये उस अंग्रेज़ को देख करके समझ लिया। अब गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। अब ये कह रहे हैं जैसे ही लोटा ऊपर से गिरा तो लोटा जो है आकर के दुकान का जो साइबान था, यानी बाहर का छज्जा जो निकला हुआ हिस्सा था, उससे टकरा जाता है, और टकराने के तुरंत बाद जो है वह अंग्रेज़ के ऊपर गिरता है। अंग्रेज़ के ऊपर उसके उसका पानी गिरने से क्या होता है? अंग्रेज़ जो सांगो पांग, अंग और उपांग, सांगो पांग, स अंग उपांग। ठीक है, इसमें अंग उपांग मतलब कि पूरे अंग प्रत्यंग के साथ सारा कुछ, उसका पूरा शरीर एक तरह से स्नान किया हुआ करा दिया उस लोटे ने, यानी कि सिर से पांव तक वह भीग गया। उसी के बूट पर आ गिरा, भिगाता हुआ उसका जो पैर का जूता है उसी पे बूट यानी कि जूता, तो जूते पे आ गिरता है वह लोटा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला ही छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। कह रहे हैं कि उस अंग्रेज को जब ये पता चला कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे का मालिक है, मतलब कि उस भीड़ में अंग्रेज जो घुसा था,
अंग्रेज़ को जब ये पता चला, इस बात का पता चला कि वो लाला झाऊलाल का ही लोटा है, यानी कि यह इस लोटे के मालिक हैं लाला झाऊलाल, तो उसने बस एक कार्य किया। वो कार्य क्या था कि मुंह को खोला तो खुला छोड़ दिया, यानी वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया, और इतनी उसे मैंने गालियाँ दी, उतनी बुरी बातें कही उसे कि वह मतलब चुप नहीं हो रहा था, लगातार बोले जा रहा था। तो ऐसा लेखक एक तरह से व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि लाला झाऊलाल को आज ही ऐसा ये इस बात का अंदेशा हुआ, आज ही पहली बार उनको इस बात का अनुमान हुआ कि अंग्रेजी में इतनी गालियाँ भी हैं। गालियों का प्रकांड कोश है। प्रकांड यानी बहुत बड़ा, प्रकांड का अर्थ है बहुत बड़ा, प्रकांड का अर्थ है बहुत बड़ा। कोश, कोश का अर्थ है खजाना, कोश का अर्थ है खजाना। तो लाला झाऊलाल अब तक इतना नहीं जानते थे कि अंग्रेज़ी में भी इतनी गालियाँ बोली जाती हैं। आज उनको पहली बार ये अनुमान लगा कि इतनी ज़्यादा गालियाँ अंग्रेज़ी में भी बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये मतलब हास्य व्यंग से युक्त पाठ है ना, इसीलिए ऐसा कहा गया है। इस तरह का वाक्य का लिखा गया है जिससे जो है लोगों को हंसी आए। माने कि अंग्रेज़ गालियाँ देता गया, सीधा सीधा न बोल करके उन्होंने इस तरह का लिखा है कि मुंह को खोला तो खुला ही छोड़ दिया, यानी कि बोलता गया। और पहली बार उन्हें लाला झाऊलाल को ये इस बात का अनुमान हुआ कि अंग्रेज़ी में इतनी गालियाँ भी बोली जाती हैं। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। और जब ऐसा ये सब चल रहा था, अंग्रेज बोल रहा था, तब ही उसी समय बिलवासी मिश्र जी घर में प्रवेश करते हैं। भीड़ को चीरते हुए आगे आते, माने भीड़ को हटाते हुए बीच में से निकलकर वह आगे आते हैं। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। और उन्होंने आते ही घर में घुसते ही पहला कार्य ये किया कि जितने लोग उस घर में थे उनको इस भीड़ को देख के पता चल गया था कि इस घटना का मुख्य जो पात्र है वह है अंग्रेज़। तो इसीलिए अंग्रेज़ को उन्होंने छोड़ दिया। बाकी जितने भी लोग अतिरिक्त लोग थे उन सभी को उन्हें घर से बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। और जब लोग चले जाते हैं तो लाला ये आपके बिलवासी मिश्र जी क्या करते हैं कि वे सारे लोगों को बाहर निकालने के बाद एक कुर्सी देते हैं और कुर्सी दे करके अंग्रेज़ से कहते हैं कि आपके पैर में शायद चोट आ गई है और आप इस कुर्सी पर आराम से बैठिए, फिर बात करिए। ठीक है, तो मतलब वो समझ गए थे कि अंग्रेज़ जो है बहुत गुस्से में है, तो उसके गुस्से को शांत करने का कुछ न कुछ उपाय उन्होंने निकाला। और वो पहला उपाय उन्होंने ये किया कि उन्होंने उसे एक कुर्सी दी और कहा कि आपके पैर में चोट लगी है, आप इस कुर्सी पर बैठ जाएं। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करते हुए बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? जो अंग्रेज़ था वह कुर्सी पर बैठ जाता है और बैठ करके लाला झाऊलाल की ओर इशारा करता है, संकेत करता है। उसको इशारा करके बिलवासी जी से पूछता है कि आप इस शख्स को जानते हैं? शख्स यानी कि व्यक्ति, ठीक है।
शख्स इस शख्स माने व्यक्ति, व्यक्ति या आदमी। लाला झावला के लिए वो पूछता है बिलवासी जी से कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं इस ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। अब यहाँ पे जैसे मतलब कि पहले से घटना को जान लेते हैं, घटना का पता उन्हें लग जाता है, तो वे कहते हैं नहीं, बिल्कुल मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता कि ऐसे व्यक्ति को जो कि निरीह माने जिसका कोई दोष ना हो। निरीह का अर्थ है निर्दोष, निर्दोष। वार करना, वार करने का अर्थ होता है चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। मैंने कह रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ, जानना भी नहीं चाहता हूँ जो एक निर्दोष व्यक्ति को इस तरह से चोट पहुंचाए। राह चलता मतलब रास्ते में जो चलते हुए कोई निर्दोष व्यक्ति को जो नुकसान पहुंचाए, जो निर्दोष व्यक्ति को चोट पहुंचाए, ऐसे व्यक्ति को मैं जानना भी नहीं चाहता। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक। अब जो है अंग्रेज़ उनसे कहता है कि मेरी समझ में यह एक ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि यह खतरनाक पागल है। लेखक कह रहे हैं कि वो दोनों अब आपस में बातचीत करने लगते हैं, बिलवासी जी और अंग्रेज़। ठीक है, तो अंग्रेज़ उनसे कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि डेंजरस वह एक खतरनाक पागल व्यक्ति है। फिर बिलवासी जी कहते हैं कि नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, यानी कि वह एक खतरनाक मुजरिम है, एक खतरनाक मुजरिम है, क्रिमिनल यानी कि मुजरिम। तो इस तरह से दोनों आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं झाऊलाल के संबंध में। इधर झाऊलाल ये सोचते हैं कि बिलवासी जी ने ऐसा क्यों किया, उनका परिचय क्यों नहीं दिया, उनके बारे में अनजान क्यों बने रहे। उनको इस बात का पता नहीं चलता, वो अनुमान नहीं लगा पाते कि बिलवासी जी ने उन्हें अनजान क्यों अंग्रेज के सामने ऐसा क्यों उन्होंने कहा, ऐसा क्यों बताया कि वे इस व्यक्ति को यानी झाऊलाल को नहीं पहचानते हैं। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो वह निश्चय ही अब तक बिलवासी जी को वे अपने आंखों से खा लेते। आंखों से खाना यानी क्रोधित होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होने को आंखों से खाना कह रहे हैं कि मतलब कि बिलवासी जी का जो ये व्यवहार था, यानी कि अंग्रेज़ के सामने उन्होंने झाऊलाल को एकदम अनजान व्यक्ति के रूप में बताया। तो ऐसा सुन कर के उनको बड़ा ही आश्चर्य होता है झाऊलाल जी को, और वे बड़े गुस्से में आ जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। और लेखक कह रहे हैं कि यदि परमात्मा ने उन्हें ये शक्ति दी होती कि वे आँखों से खा सकते थे, माने आँखों से खाने की शक्ति यदि उन्हें दी होती तो निश्चित रूप से वे आँखों से उन्हें खा लेते, यानी कि अपना गुस्सा बाहर निकाल लेते। ठीक है, वे कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो गए थे बिलवासी जी पर कि बिलवासी जी ने ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों किया। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है, और वे अंदाज नहीं लगा पा रहे थे, अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि बिलवासी जी को हो क्या गया है, बिलवासी जी ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, उन्हें अनजान बताकर उनका अनदेखा क्यों किया। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए। अब
साहब जो है दोनों आपस में बात कर रहे थे, बिलवासी जी और साहब। तो अब साहब उससे पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। ये कहते हैं बिलवासी जी। बिलवासी जी उनको रास्ता बताते हैं कि अब ये करना चाहिए कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए जिससे ये व्यक्ति, जिसने एक निरीह व्यक्ति को, निरीह राह चलते व्यक्ति को जिसने चोट लगाया है, उसको जेल की सज़ा हो। ऐसा पुलिस हिरासत में ले ले, हिरासत यानी जेल की सज़ा हो जाए, कैद कर ले। तो इस तरह से इस व्यक्ति को पुलिस में, इस व्यक्ति की खबर जो है पुलिस में कर देनी चाहिए, रिपोर्ट पुलिस के को दर्ज करा देनी चाहिए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? अंग्रेज जो है वो उनसे पूछता है कि पुलिस स्टेशन है कहाँ, यहाँ आसपास कहाँ पुलिस स्टेशन है? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए। अब जो है ये कहते हैं कि अंग्रेज़ कहता है, बिलवासी जी कहते हैं पास ही में पुलिस स्टेशन है, चलिए मैं बता देता हूँ। अभी चला। अब जो है बिलवासी जी उनसे कहते हैं अभी चलता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। अब बिलवासी जी है जो है वह लोटे को दिखा करके कहते हैं कि यदि, अंग्रेज से कहते हैं कि यदि आपकी इजाज़त हो, यदि यानी मैंने आप यदि हमें इजाज़त दे, है ना, तो मैं इस लोटे को पहले ख़रीद लेता हूँ, फिर मैं पुलिस के पास चलता हूँ। तो इधर उससे झावलाल से पूछते हैं कि क्या, क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये इसके दाम दूंगा, मैंने मैं 50 रुपये में इसे खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम इस लोटे को बेचना चाहोगे? लाला झावलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे की 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? झावलाल को क्योंकि बात समझ में नहीं आई थी, बिलवासी जी के व्यवहार से वे मतलब एकदम दुखी भी थे और उन्हें उनके व्यवहार का अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि वे करना क्या चाहते हैं। तो वे जो है कुछ जवाब नहीं दिए, लेकिन उसके पहले ही अंग्रेज़ उनसे बोल पड़ा बिलवासी जी से कि ये इतना रद्दी सा लोटा है, इस रद्दी मने बेकार, ठीक है, रद्दी मने बेकार, तो इस बेकार से लोटे के लिए आप 50 रुपया देंगे? ऐसा है क्या इस लोटे में कि आप इसके लिए 50 रुपया देना चाहते हैं? तो उसके बाद जो है ये आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी जनाब। तो मतलब कि अंग्रेज़ कहता है कि बताइए इस लोटे में क्या ऐसी खूबी है, क्यों आप इसका 50 रुपये में 50 रुपया देकर इसको खरीदना चाहते हैं? अब बिलवासी जी उनसे जवाब में बताते हैं कि जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान हैं। अब वे कहानी गढ़ना शुरू करते हैं। बिलवासी जी कह रहे हैं कि हमें ये प्रतीत होता है कि ये एक ऐतिहासिक लोटा है। इसको ऐसा लगता है कि ये वही प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में दुनिया भर के म्यूज़ियम लगे हुए हैं, परेशान हैं। उन्हें मैंने एक उस लोटे, इनको विश्वास दिलाना चाहता है कि वह लोटा जो है वह साधारण लोटा नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक लोटा है। इस तरह से लोटे को एक ऐतिहासिक लोटा बता करके वे अंग्रेज़ को एक तरह से मूर्ख बनाना चाहते हैं, परंतु इतने ढंग से वे उसे मूर्ख बनाते हैं कि लेखक कि अंग्रेज़ उनकी बात को समझ भी नहीं पाता है कि वह उन्हें मूर्ख बनाना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यह बात अंग्रेज़ को लगा, अंग्रेज़ ने कहा कि वास्तव में, सोचा कि वास्तव में क्या ये ऐसा ही है, ये अकबरी लोटा है? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था
और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। तो इस अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय यह ब्राह्मण ने उसी लोटे से उसे पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। अब ये कहानी एक बना लेते हैं और कह रहे हैं कि ये वास्तव में वही ऐतिहासिक लोटा है 16वीं शताब्दी में, जबकि बादशाह हुमायूं जो है शेरशाह से हार कर भाग रहा था और सिंध रेगिस्तान में वो मारा मारा फिर रहा था। प्यास से मारे मारे फिरने के समय उसी समय उनको एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाया। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।